माई सेल्फ डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, प्राथमिक समूह। इससे पहले हम सामाजिक समूह पर चर्चा कर चुके हैं और आज उसमें से ही एक उसका पार्ट है प्राथमिक समूह। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो प्राथमिक समूह है वो बहुत ही एक छोटे समूह के रूप में जाना जाता है, जिसमें थोड़े व्यक्तियों की संख्या होती है। तो इसकी जो व्याख्या है वो आपके एक समाजशास्त्री हैं चार्ल्स कूले। उन्होंने 1909 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें सबसे पहले उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो हम देखते हैं कि उस समूह को हम प्राथमिक समूह के नाम से पुकार सकते हैं या जान सकते हैं, जिसमें सदस्यों के आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। मतलब जैसे वो रोज मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात इसमें जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में कौन कौन हैं? एक तो हमारे मित्र हैं जिनसे हम रोज बातचीत करते हैं, हमारे पड़ोसी हैं और हमारे साथी हैं। चाहे वो हमारे काम करने वाले साथी हों, साथ में काम करने वाले, चाहे छोटे बच्चों के साथ में पढ़ने वाले हों या छोटे बच्चों के खेलने वाले हों, और हों परिवार के सदस्य। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं, उनके सीधे संपर्क में आते हैं, उनसे रोज का हमारा एक व्यवहार होता है, बातचीत करते हैं, तो यही हमारे प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं। इससे पहले सबसे पहले चार्ल्स कूले ने बच्चों के खेल कूद के साथियों, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब वो किसी प्राथमिक समूह के सदस्य बनते हैं तो एक तो परिवार के, जिनके सीधे संपर्क में आते हैं, जन्म लेते हैं, उनका पालन पोषण होता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो एक परिवार के सदस्य होते हैं। और उसके बाद जब छोटे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके खेल के साथी जो बनते हैं वो भी हमारे प्राथमिक समूह के सदस्य होते हैं, जिनसे बच्चे रोज खेलने जाते हैं, रोज उनसे सीधा उनका संपर्क होता है और मैं की जगह वो हम पर आ जाते हैं। उनके संबंध पहले मैं होता है कि मैं खेलूँगा, मैं बैटिंग करूँगा या मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन जब वो उसके सदस्य बन जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ पर हम की बात आ जाती है। मैं से हटकर हम की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है कि हम सब खेलेंगे। तो जब ऐसे जो व्यक्ति ऐसे समूह के सदस्य होते हैं वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। इसमें साथियों, खेल के साथी, परिवार, पड़ोस, और इसी के लिए चार्ल्स कूले ने सबसे पहले प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया था। आपने इन समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा था कि वे बहुत ही अपने जीवन में महत्व रखते हैं, कि बिना प्राथमिक समूह के सदस्यता ग्रहण किए हुए हम सामाजिक जीवन नहीं जी सकते। तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वो प्राथमिक है। दूसरे, उन्होंने अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह की एक विस्तृत व्याख्या के रूप में अपनी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों से कहा कि मेरा तात्पर्य उन समूह से है जिनकी विशेषता हमारे आमने सामने के घनिष्ठ सहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है, कि व्यक्ति उनके जो संबंध होते हैं वो सीधे आमने सामने के होते हैं, एक दूसरे में सहयोग की भावना रखते हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और मुख्य रूप से
इस बात पे ध्यान देते हैं कि व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में वो मौलिक है, कि इसके बिना उनका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, सामाजिक जीवन यापन नहीं हो सकता, तो इसलिए वो उनके जीवन में बहुत ही प्राथमिक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के आमने सामने के संबंध होते हैं तथा उनका जो प्राथमिक समूह का रूप है, जो उनका आकार है, वो बहुत लघु होता है, मतलब छोटा होता है, उसमें बहुत सारे सदस्य नहीं होते, है ना? तो उनका संबंध आमने सामने का होता है और सामाजिक संबंधों के जो उसमें होते हैं बहुत घनिष्ठता होती है। अगर हमारा उनका आकार जो है बढ़ता जाएगा तो हम रोज हर व्यक्ति से नहीं मिल सकते, तो वो वहाँ पे प्राथमिकता उनकी कम होती जाती है। और जब उनका आकार छोटा होता है, लघु आकार होता है, उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, तो उनके संबंध प्राथमिक होते हैं और बहुत घनिष्ठ होते हैं, जिससे व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने सारे विचारों का आदान प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि शारीरिक समीपता। शारीरिक समीपता का मतलब है कि दोनों व्यक्ति आमने सामने उपस्थित होते हैं। जैसे हम कुछ संबंध जो होते हैं हमारे बहुत दूर के होते हैं, है ना, जिनको हम प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि वो बहुत हमसे दूर रहते हैं, उनसे हम रोज नहीं मिल सकते। उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए हमें किसी संचार के माध्यम से हमें उनसे बात करनी पड़ती है, तो उनके बीच में शारीरिक समीपता नहीं होती। और जब हम प्राथमिक समूह की बात करते हैं तो इसीलिए इसकी प्राथमिक जो सबसे पहली विशेषता है वो है उनकी शारीरिक समीपता, क्योंकि सामाजिक समूह के लिए शारीरिक समीपता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए वो बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इससे व्यक्तियों के संबंध बहुत घनिष्ठ स्थापित हो जाते हैं और व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ रोज मिलते हैं, साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं तथा बातचीत करते हैं। तो उनमें विचारों और भावनाओं दोनों का एक दूसरे का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे के प्रति उनका आदर भाव, सहानुभूति, सहयोग पनपते हैं, जिससे सामाजिक संबंध और भी प्रगाढ़ होते जाते हैं। प्राथमिक संबंध के लिए केवल शारीरिक समीपता ही काफ़ी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि रेल के एक डिब्बे में बहुत सारे व्यक्ति बैठते हैं, उसमें बस में भी बहुत सारे व्यक्ति यात्रा करते हैं, परंतु वे प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि वो एक बार मिलने के बाद जरूरी नहीं है कि वो कभी आपको दोबारा मिलें या आपके विचारों का आदान प्रदान हो या आप उनसे कोई जैसे सामाजिक संबंध स्थापित करें, क्योंकि वहाँ उनका उद्देश्य अलग अलग होता है। जो जहाँ जाता है, जिसको जहाँ जाना होता है, वो उसके स्टेशन आते ही उतर जाता है और फिर वो कभी भी उस व्यक्ति से नहीं मिलता। तो सिर्फ एक शारीरिक समीपता ही इसके लिए आवश्यक नहीं है। मेले में भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं कि एक मेले में भी बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, शारीरिक रूप से निकटता उनमें पाई जाती है, परंतु वे प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं बन पाते, क्योंकि उनमें एक कोई भी प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो पाता। तो इन संबंधों में घनिष्ठता का अभाव रहता है। वो एक दूसरे के निकट होते हुए भी, शारीरिक समीपता होते हुए भी वे प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं करते, क्योंकि उन्हें अवसर ही प्रदान नहीं होता। लेकिन अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है और परिस्थिति के द्वारा परिभाषित होता है। दूसरी विशेषता है कि समूह का लघु आकार। आपको पहले ही बताया है कि जितने व्यक्ति समूह में कम होंगे, समूह के कम सदस्य होंगे, तो समूह जितना छोटा होगा
सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि समूह बड़ा है तो सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाते, उनके बीच में किसी तरह की कोई अंतःक्रिया की मात्रा नहीं होती या कम होती है, और समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। उनमें किसी तरह का कोई सामाजिक संबंध ज़्यादा स्थापित नहीं होता। विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसका महत्व घट जाता है तथा ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन के रूप में ही दिखाई देता है। और जब सदस्यों की संख्या कम होती है तो आपसी संबंधों का निर्णय लेने के लिए वो उस पर निर्भर करता है, और सामाजिक नियंत्रण काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि वो जब एक दूसरे के साथ होते हैं, सदस्यों की संख्या कम होती है तो किसी बात पर निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श होता है। और प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या के संबंध में ये भी कहा गया है कि ऐसे समूह में विचारों का आदान प्रदान भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाता, और समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है तो आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, हमें किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए समूह के छोटे आकार का होने से ही जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, जानते हैं, और उनमें एक सामाजिक संबंध स्थापित होता है, और जो भी समूह की गतिविधियां होती हैं उनमें सक्रिय रूप से वो सम्मिलित होते हैं, उनमें एक बहुत ही घनिष्ठता विकसित होती है। दूसरी है इसकी संबंधों की अवधि, कि संबंधों की अवधि भी क्या होती है, घनिष्ठता के साथ साथ उसका सीधा संबंध पाया जाता है कि संबंधों का काल जितना लंबा होगा, जितने अधिक समय तक हम एक दूसरे व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहेंगे तो हमारी संबंधों की अवधि उतनी ही मात्रा में बड़ी होती रहेगी और घनिष्ठता से बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे बच्चों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है, और निरंतर व्यवहार से भी सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास, आत्मीयता का भाव पैदा होता है, जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए बहुत ही जरूरी है। हम जिस पे जितना अधिक विश्वास करते हैं, जितना अधिक हमारे संबंध मधुर होते हैं या मजबूत होते हैं, उनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी अधिक करते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि ये जो 3 विशेषताएं हैं वो हमारे प्राथमिक समूह के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि। मतलब शारीरिक समीपता जितनी अधिक होगी, कब होगी, जब समूह का आकार छोटा होगा, समूह में सदस्यों की संख्या कम होगी, तो वो एक दूसरे से शारीरिक रूप से निकट होंगे, संबंध होंगे, उनका विचारों का आदान प्रदान होगा और वो रोज एक दूसरे से मिलेंगे। ये कब होगा, जब हमारा उसका प्राथमिक समूह का आकार छोटा होगा, सदस्यों की संख्या कम होगी, तभी हमारे संबंध कैसे बनेंगे, मधुर बनेंगे, और मधुर के साथ उनकी अवधि भी लंबी होगी। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस छोटे समूह के सदस्य रहेंगे, लघु प्राथमिक समूह के सदस्य रहेंगे, तब तक शारीरिक समीपता के बाद हमारे संबंधों की अवधि जो है वो लंबी होती जाएगी। हमें एक दूसरे की बहुत ही आवश्यकता महसूस होगी और हम अपने विचारों के आदान प्रदान के साथ अपना आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने विचारों में घनिष्ठता, मिलना जुलना, साथ बैठना, या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर साथ साथ रहना हमारे जीवन का एक बहुत ही
शारीरिक समीपता के साथ साथ, समूह के लघु आकार के साथ साथ और संबंधों की अवधि के साथ प्राथमिक समूह का निर्माण होता है और उनकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। धन्यवाद।